अध्याय 51। धनुष झुकाना। जब तक बारात लियू परिवार के गेट पर पहुंची तब तक दिन का उजाला हो चुका था। कई लोग पहले से ही गेट पर इंतजार कर रहे थे। झांग शियाओहुआ अपने घोड़े को भीड़ के पास ले गई और रुक गई। झांग शियाओलोंग के उतरने के बाद झांग शियाओहुआ ने लियू परिवार के सदस्यों को बागडोर सौंप दी जो उनका स्वागत करने आए थे। सभी ने झांग शियाओलोंग को प्रणाम करते हुए कहा, बधाई हो दूल्हा। झांग शियाओलोंग ने खुशी खुशी शुभकामनाएं लौटाईं। फिर सभी ने उसके लिए रास्ता बनाया। झांग जियाओहुआ ने ऊपर देखा और गेट के बगल में एक लकड़ी का फ्रेम देखा जिसके ऊपर एक धनुष था। यह एक ग्रामीण रिवाज था। दुल्हन के घर पहुंचने पर दूल्हे ने सबसे पहले दुल्हन के द्वार पर आकाश में 3 तीर दागे, जो सभी बुरी आत्माओं को दूर भगाने का प्रतीक था। उसने इस रिवाज को पहले भी देखा था जब दूसरों की शादी हो रही थी। हालांकि झांग जियाओलोंग की बाह की चोट ठीक हो गई थी, फिर भी खेतों में काम करना एक समस्या थी। वह संभवतः धनुष कैसे खींच सकता है और तीर कैसे चला सकता है। ऐसा लग रहा था कि यह कार्य सबसे अच्छे आदमी झांग जियाओहुआ को करना होगा। हालांकि झांग जियाओहुआ केवल 12 या 13 वर्ष का था। उसे धनुष और तीर खींचने के लिए कहना दूर की कौड़ी लग रहा था। सभी ने हतप्रभ निगाहों का आदान प्रदान किया। झांग शियाओलोंग ने एक पल के लिए सोचा और धनुष लेने के लिए आगे बढ़ा। झांग शियाओहुआ घबरा गया और जल्दी से अपने बड़े भाई को पकड़ लिया, यह कहते हुए, भाई, तुम्हारा हाथ अभी ठीक हो गया है। आप इस चीज को कैसे आकर्षित कर सकते हैं? क्या होगा अगर आप फिर से घायल हो जाते हैं? क्या हमारे सारे प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे? मुझे यह करने दो। झांग शियाओलोंग ने हंसते हुए कहा, यह ठीक है। यह सिर्फ धनुष खींच रहा है और एक तीर चला रहा है। मेरे पास इसके लिए ताकत है। आप अभी भी युवा हैं। आपके पास धनुष खींचने और तीर चलाने की ताकत कैसे हो सकती है? झांग जियाओहुआ ने हंसते हुए कहा, बड़े भाई, तुम मुझे कम आंकते हो। मैं खुद जमीन पर खेती कर सकता हूँ। मेरे पास ताकत कैसे नहीं हो सकती थी? मुझे इसे आजमाने दो। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता तो आप वापस आ सकते हैं। इस तरह हम चेहरा नहीं खोएंगे, है ना? झांग शियाओलोंग ने सोचा कि यह समझ में आता है। आखिरकार बारात के दौरान सबसे अच्छे आदमी का काम दूल्हे की मदद करना था। यदि जियाओहुआ वास्तव में इसे खोल नहीं सकता है तो उसे इसे स्वयं करना होगा। उसने अनुमान लगाया कि श्री लियू को पता था कि उसकी बाहें पर्याप्त मजबूत नहीं थी, इसलिए फ्रेम एक लचीला धनुष होना चाहिए था जिसे खोलने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता नहीं थी। झांग जियाओहुआ शेल्फ पर चला गया, शेल्फ से बड़े धनुष को नीचे ले गया जो खुद जितना लंबा था, और महसूस किया कि यह बहुत भारी था। उसने पहले कभी धनुष और तीर नहीं खींचा था, इसलिए उसने मान लिया कि सभी धनुष भारी थे और उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर उसने शेल्फ से बिना तीर के एक तीर उठाया, उसे धनुष पर पटक दिया और झांग शियाओलोंग से पूछने के लिए मुड़ा, भाई, हमें कहाँ गोली मारनी चाहिए? झांग शियाओलोंग ने गांव के बाहर आकाश की ओर इशारा किया और कहा, वहां पर। झांग जियाओहुआ सहमत हो गए और लोगों का निरीक्षण करने के तरीके की नकल करते हुए घोड़े का रुख ग्रहण किया। फिर आकाश की ओर मुख करके उसने धनुष की डोरी को तना हुआ खींच लिया। हालांकि धनुष की डोरी आश्चर्यजनक रूप से तंग थी। झांग जियाओहुआ ने इसे लगभग 3/10वां हिस्सा भर लिया, इससे पहले कि वह इसे और आगे न खींच सके। वह शर्मा गया। आम तौर पर वह सिर्फ धनुष छोड़ सकता था और तीर चला सकता था, लेकिन यह उसका पहली बार धनुष खींच रहा था और उसने हमेशा सोचा था कि दूसरों को धनुष को पूरी तरह से खींचना होगा। इसलिए
उसने एक गहरी सांस ली, अपनी बाहों पर जोर दिया और निश्चित रूप से उसने अपनी बाहों से ऊर्जा का उछाल महसूस किया। वह चिल्लाया और धनुष की डोरी तुरंत अपनी पूरी सीमा तक खींच ली गई। आत्मविश्वास से भरे हुए उसने गांव के बाहर सूर्योदय को देखा, तना हुआ धनुष की डोरी छोड़ दी और तीर एक टूटते तारे की तरह उड़ गया। तीर को दूर से गायब होते देखकर झांग शियाहुआ को खुशी की भावना महसूस हुई। झांग जियाहुआ ने शेष 2 तीरों के साथ भी इसी विधि का इस्तेमाल किया, उन्हें दूर बालिगों में गोली मार दी। तीनों तीरों को चलाने के बाद झांग जियाहुआ ने महसूस किया कि उसकी बाहें पीड़ादायक और सुन्न हैं और वह धनुष को रैक पर रखने के लिए उन्हें मुश्किल से उठा सकता था। इस समय सभी ने झांग जियाहुआ की ताकत की सराहना की और प्रशंसा की। केवल झांग शियाओलोंग ने असामान्यता पर ध्यान दिया। वह जल्दी से झांग जियाहुआ के पास गया, धनुष लिया और उसे रैक पर रखने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह उसके हाथ में भारी लगा। उसने जल्दी से कुछ ताकत लगाई और उसे पकड़ने में कामयाब रहा। झांग शियाओलोंग बहुत आश्चर्यचकित था। यह नरम धनुष इतना भारी कैसे हो सकता है? हालांकि इस समय तक हर कोई पहले से ही इकट्ठा हो चुका था और उसके पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। उसने धनुष को रैक पर रखा और भीड़ से घिरा हुआ था क्योंकि वह लियू परिवार के आंगन में चला गया, धनुष को रैक पर अकेला छोड़ दिया। जैसे ही झांग शियाओलोंग को लियू परिवार के परिसर में ले जाया जा रहा था, बालिगों के उत्तरी छोर पर शिकारी झांग पहाड़ों में शिकार करने के लिए अपना सामान पैक कर रहा था। वह उस झोपड़ी में गया जहां उसने अपना धनुष और तीर रखा था और जल्द ही गुस्से में बाहर आया। अपनी पत्नी से पूछा, हनी, वह धनुष कहाँ है जो शेल्फ पर था? उसकी पत्नी ने उत्सुकता से कहा, कौन सा धनुष? मुझे कैसे पता होना चाहिए? मैं उस छोटे से घर में कभी नहीं जाता। हंटर झांग चिंतित हो गया और उसने कहा, यह वह 5 पत्थर का धनुष है जो मेरे पूर्वजों से पारित किया गया था। यह दाईं और शीर्ष शेल्फ पर था। मैंने इसे परसों देखा था, लेकिन आज यह चला गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल मेरे घर में चोरी हो गई हो? उसकी पत्नी चूल्हे पर नाश्ता तैयार कर रही थी जब उसे अचानक कुछ याद आया और वह बाहर निकलती हुई बोली, मुझे अब याद है, पति, कल श्री लियू, शिक्षक, ने किसी को नरम धनुष उधार लेने के लिए भेजा था। वह अपने दामाद के लिए आज उपयोग करने के लिए होना चाहिए और वह चिंतित था कि वह इसे आकर्षित नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने विशेष रूप से एक के लिए कहा। मैं उस समय बच्चों के कपड़े साफ कर रहा था, इसलिए मैंने दूत को इसे स्वयं लेने के लिए कहा। मुझे याद है कि आपने कहा था कि शेल्फ पर एक था जिसे आपने अपने लिए बनाया था, इसलिए मैंने उसे यह बताया। हंटर झांग ने पूछा, जब उन्होंने इसे बाहर निकाला तो क्या आपने इसे देखा? उसकी पत्नी ने शर्मनाक होकर कहा, उसने मुझे बताया, लेकिन यह कुछ ऐसा था जिसे आपने बेतरतीब ढंग से बनाया था। मैं इसे देखने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, इसलिए मैंने उसे इसे लेने दिया। हंटर झांग ने तुरंत शाप दिया, तुम खर्चीले महिला। आप चीजों को उधार लेने से पहले ठीक से जांच भी नहीं करते हैं। उन्होंने हमारी पैतृक विरासत ले ली और आप बाहर आकर देखने की जहमत भी नहीं उठा सकते। इसके अलावा श्री लियू हमेशा हमारे प्रति बहुत दयालु रहे हैं। वह वही है जो हमारे गांव के सभी बच्चों को बुलाता है। एक कारण होना चाहिए कि वह विशेष रूप से नरम धनुष उधार लेने आया था और अब आपने उसे एक धनुष दिया है जिसे किसी ने 10 वर्षों में नहीं खींचा है। क्या यह जानबूझकर उसे अपमानित नहीं कर रहा है? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तब तक रुको। मैं देखूंगा कि मैं आपके साथ कैसे व्यवहार करता हूँ। इतना कहने के बाद झांग शिकारी जल्दी से बाहर भाग गया।
जब वह लियू परिवार के द्वार पर पहुंचा तो झांग शियाओलोंग और अन्य लोग पहले ही आंगन में प्रवेश कर चुके थे। गेट के पास शेल्फ पर उसका पैतृक शक्तिशाली धनुष था। उसे लगा कि कोई भी इसे खींचने में सक्षम नहीं था और उसे वहीं छोड़कर उसने अपना चेहरा खो दिया था। तभी उसने किसी को लियू परिवार के गेट से बाहर झांकते हुए देखा और कहा, लियू सैनर, मिस्टर लियू को बताएं कि मैं यह धनुष और तीर ले रहा हूं। अंदर के व्यक्ति ने जवाब दिया, ठीक है, समझ गया। हंटर झांग ने जल्दी से धनुष को पकड़ लिया, उसे एक कीमती खजाने की तरह अपनी छाती से चिपका लिया। वह एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से चला गया, इस डर से कि कोई उसे रोक देगा और उसे धनुष का उपयोग करने के लिए डांट देगा जिसे कोई भी नहीं खींच सकता था। अपने दिमाग को व्यस्त रखते हुए उसने यह भी नहीं देखा कि बिना तीर के 3 तीर जो शेल्फ पर होने चाहिए थे, बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। झांग जियाहुआ के साथ झांग शियाओलोंग लियू कियान के बेडरूम के दरवाजे पर पहुंचे। स्थानीय रिवाज के अनुसार दूल्हे को दुल्हन से दरवाजा खोलने के लिए उसे उसके सवालों का जवाब देना पड़ता था। अगर जवाब संतोषजनक होते तभी दरवाजा खोला जा सकता था। वास्तव में प्रश्न ज्यादातर दुल्हन की सहेलियों और अन्य लोगों द्वारा पूछे जाते थे। दुल्हन अपने भावी पति के लिए कभी भी चीजों को कठिन नहीं बनाएगी। झांग शियाओलोंग को अब उसी समस्या का सामना करना पड़ा। श्री लियू हमेशा अक्षरों के व्यक्ति थे और पूरा आंगन विद्वानों से भरा हुआ था। उनमें से कोई भी मार्शल आर्ट नहीं जानता था। अन्यथा झांग जियाहुआ के आश्चर्यजनक 3 तीरों पर किसी का ध्यान नहीं गया होता। हालांकि श्री लियू ने अपने दोस्तों और छात्रों को पहले ही बता दिया था कि उनका दामाद एक विनम्र पृष्ठभूमि से आया है और उन्हें उनके लिए चीजों को बहुत कठिन नहीं बनाना चाहिए। ईमानदार होने के लिए श्री लियू की स्मार्ट और गुणी बेटी की नज़र काफी लोगों पर थी। आज उसकी शादी उसके सर्कल से बाहर के किसी व्यक्ति से की जा रही थी और वास्तव में कुछ मेहमान थे जो नाराज थे। हालांकि वे श्री लियू के सामने बहुत स्पष्ट नहीं हो सकते थे। कुछ व्यस्त लोग सोचने लगे कि दुल्हन के संबंध में झांग शियाओलोंग के लिए चीजों को कैसे कठिन बनाया जाए। लियू युएयू निश्चित रूप से लियू कियान की दुल्हन की सहेली थी। यह लड़की कभी भी परेशानी से नहीं डरती थी और कभी चीजों के बारे में नहीं सोचती थी। निश्चित रूप से उसने जो पहला प्रश्न उठाया वह था झांग शियाओलोंग से कुछ शब्द लिखने और अपनी सुलेख का प्रदर्शन करने के लिए कहना। इस सवाल को सुनकर लियू कियान, जो उसके बॉर्डर में थी, ने लियू युएयू को तिरस्कार से देखा और पूछा, यह किसका विचार था? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? लियू युएयू ने मीठे स्वर में कहा, बहन, यह वही है जो बाहर के लोग कह रहे हैं। यह ठीक है कि हमने इस बार आपके पति को शर्मिंदा किया। यह उसे भविष्य में सुलेख का ठीक से अध्ययन करने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। तुम क्या सोचते हो? लियू कियान मन ही मन फूटकर मुस्कुराई। वह क्या कह सकती थी? सवाल पहले ही उठाया जा चुका था। क्या वह इसे वापस ले सकती है? वह नहीं जानती थी कि जियालोंग बाद में उसे दोष देगा या नहीं। हॉल में मिस्टर लियू भी काफी नाखुश दिखे। यह स्पष्ट रूप से उनके दामाद को शर्मिंदा करने के लिए था। हालांकि शादियां अच्छा समय बिताने के बारे में हैं, इसलिए चाहे वे कितनी भी बकवास क्यों न करें, उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। आइए देखें कि झांग शियाओलोंग इसे कैसे संभालते हैं। यदि बाकी सब विफल हो जाता है तो वह बस कुछ यादृच्छिक लिख सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरकार वह सिर्फ एक किसान है। झांग भाइयों के हाव भाव भी बहुत अजीब थे। उन्हें जिस बात का डर था वह पूरा हो गया था। झांग शियाओलोंग ने अंदर की ओर आह भरी, आगे बढ़ा
और आगे बढ़ने के लिए कुछ यादृच्छिक शब्द लिखने के लिए तैयार हो गया। इस समय झांग जियाहुआ ने फिर से अपने बड़े भाई की बाह पकड़ ली और कहा, अधीर मत बनो भाई, मुझे कोशिश करने दो। क्या आप यह कर सकते हैं? झांग शियाओलोंग ने कुछ हद तक संदिग्ध होकर पूछा। झांग जियाहुआ ने उसका हाथ थपथपाया और कहा, मैं इसे फिर से कहूंगा, अगर मैं यह नहीं कर सकता तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं। झांग शियाहुआ ने आगे बढ़कर सभी से कहा, हर कोई, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे बड़े भाई की बाह की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है, इसलिए मैं उसके लिए ये शब्द लिखूंगा। इतना कहने के बाद वह तैयार लेखन ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर के पास चला गया, अपना सिर नीचे किया और एक पल के लिए सोचा, फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। उसने ऊपर देखा और कहा, सज्जनों, आज के मनोरंजन के लिए हमें इन लेखन ब्रश, स्याही, कागज और स्याही के पत्थर की आवश्यकता नहीं है। सभी ने उत्सुकता से पूछा, फिर हमें क्या उपयोग करना चाहिए? झांग शियाहुआ ने पूछा, क्या आपके पास पोछा है? मैं आज सभी के लिए कुछ बड़े किरदार लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। एक पोछा? आप इसे कैसे लिखते हैं? किसी ने उत्सुकता से पूछा। जैसे ही वे बोल रहे थे, कोई पोछा ले आया। झांग जियाहुआ को एक बेसिन मिला, उसमें जमीन की स्याही डाली, पोछे को बेसिन में डुबोया, दोनों हाथों से एमओपी के हैंडल को पकड़ा, ध्यान से अपने दिमाग में अर्थ पर विचार किया और फिर पोछा उठाया और श्री लियू के आंगन के नीले पत्थर के स्लैब पर एक तेज तर्रार शैली में दो बड़े अक्षर लिखे, पियाओ मियाओ। दोनों पात्रों को एक प्राचीन शैली में लिखा गया था, जो सुरुचिपूर्ण आकर्षण से भरा था। झांग जियाहुआ ने उन्हें एक ही बार में लिख दिया, जिसने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। श्री लियू, जो हॉल में थे, ने बाहर हंगामा सुना और फिर अचानक शांत हो गए। वह भी हॉल से बाहर आ गया। जब उसने ब्लूस्टोन स्लैब पर दो पात्रों को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा। उसने ध्यान से उनका स्वाद लिया और मंत्रमुग्ध हो गया। अक्षर पियाओ मियाओ मूल रूप से टोकन पर थे। झांग शियाहुआ द्वारा किसी ने उन्हें पहचानने के बाद उन्होंने उन्हें अपने दिमाग में अनगिनत बार लिखने का अभ्यास किया, उनके अर्थ का अनुकरण और स्वाद लिया। वह कभी भी अन्य पात्रों को नहीं लिख सकता था, जैसे कि झांग जियाहुआ, लेकिन ये दो पात्र उसके दिल में गहराई से अंकित थे, जैसे कि उकेरा गया हो, और स्वाभाविक रूप से वह उन्हें आसानी से लिख सकता था। बेशक औपचारिक शिक्षा की कमी को देखते हुए ब्रश के साथ लिखने का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन एमओपी के साथ लिखने का मतलब था कि उन्हें तकनीक के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। अध्याय 52 कठिन समस्या। दो पात्र, पियाओ मियाओ, एक प्राचीन शैली में लिखे गए थे, जो सुरुचिपूर्ण आकर्षण से भरे हुए थे। झांग शियाहुआ के सहज लेखन ने दर्शकों को स्तब्ध कर दिया। मिस्टर लियू, जो हॉल में थे, ने हंगामे के बाहर अचानक सन्नाटे को सुना और हॉल से बाहर आ गए। जब उसने ब्लूस्टोन स्लैब पर दो पात्रों को देखा तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन ध्यान से उनका स्वाद लिया और मोहित भी हो गया। दो पात्रों, पियाओ मियाओ, की बात करें तो वे मूल रूप से टोकन के पात्र थे। झांग जियाहुआ द्वारा किसी को पहचानने के बाद उन्होंने उन्हें अपने दिमाग में एक से अधिक बार लिखने का अभ्यास किया। वह कभी भी अन्य पात्रों को नहीं लिख सकता था, जैसे कि झांग शियाहुआ या झांग शियाओलोंग, लेकिन ये दो पात्र उसके दिल में गहराई से अंकित थे, जैसे कि उकेरे गए हों, इसलिए वह उन्हें स्वाभाविक रूप से लिख सकता था। बेशक औपचारिक स्कूली शिक्षा की कमी को देखते हुए सुलेख लिखने का निश्चित रूप से उपहास किया जाएगा, लेकिन एमओपी के साथ लिखने का मतलब था कि उन्हें तकनीक के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने अचानक उन्हें लिखा
तो यह वास्तव में आश्चर्यजनक था। बेशक, ऐसे लोग भी थे जो किसी चीज का मूल्य नहीं जानते थे, और बुचर लियू सबसे पहले बोलने वाले थे। हर कोई चुप क्यों है? हमें जवाब दें, क्या यह अच्छा है या बुरा? इन शब्दों ने तुरंत सभी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने ताली बजाई और प्रशंसा की। क्या सुंदर सुलेख है! अर्थ ब्रशस्ट्रोक के साथ बहता है, प्राचीन आकर्षण कालातीत है, वास्तव में दुर्लभ है। उनमें से गुप्त उद्देश्यों वाले कई लोगों के पास उसकी प्रशंसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जबकि गुप्त रूप से सोच रहा था, यह मिस्टर लियू, अगर उसका छोटा भाई इतना कुशल है, तो उसका बड़ा भाई और भी अधिक होना चाहिए। वह विनम्र मूल से होने का दावा करता है, लेकिन वह बहुत विनम्र है। अगर इस कौशल स्तर वाला कोई व्यक्ति साधारण मूल से है, तो हम क्या है? श्री लियू की निगाहें ब्लूस्टोन स्लैब से झांग जियाहुआ पर चली गईं। वह झांग शियाओलोंग के कौशल स्तर को जानता था, लेकिन झांग शियाहुआ इतनी कम उम्र में वास्तव में ऐसा कौशल रखता था। वह वास्तव में एक छिपी हुई प्रतिभा थी। उसने पहले उसके साथ एक बच्चे की तरह व्यवहार किया था, और ऐसा लग रहा था कि वह उसकी क्षमताओं के प्रति अंधा था। उसे भविष्य में उसे और अधिक तलाशना होगा। दरअसल झांग शियाओलोंग भी काफी हैरान था, लेकिन अब आश्चर्यचकित होने का समय नहीं था, क्योंकि उसे अभी भी दुल्हन की सहेली के दूसरे प्रश्न का सामना करना था। निश्चित रूप से दूसरा प्रश्न भी एक साहित्यिक था, एक कविता लिखें। झांग शियाओलोंग, झांग जियाहुआ, लियू कियान और मिस्टर लियू सभी को बहुत पसीना आ रहा था। कौन था इतना बेशर्म? लियू युएयू भी निर्दोष थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कहा, यह सब उन हारे हुए लोगों का बदला है। बहन, अपने आकर्षण को दोष दो। झांग जियाहुआ फिर से आगे बढ़ने वाला था, लेकिन झांग शियाओलोंग ने उसे यह कहते हुए रोक दिया, जियाहुआ, इस बार यह आपके बड़े भाई पर निर्भर है। झांग शियाओलोंग ने सोच में अपना सिर नीचे कर लिया, आगे पीछे टहलते हुए। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर उठाया और भीड़ से कहा, सज्जनों, मैं सिर्फ एक किसान हूँ जो खेतों में फसल उगाता है। मैं आप में से किसी से भी तुलना नहीं कर सकता। हालांकि मैंने हमेशा माना है कि इस दुनिया में हर किसी की जीवित रहने में अपनी भूमिका होती है। विद्वानों का अपना उपयोग है और किसानों का उनका उपयोग है। कोई भी गायब नहीं हो सकता। आज मैं भी सुसंस्कृत होने और एक कविता लिखने की कोशिश करूंगा। कृपया किसी भी कमी को इंगित करें। इतना कहने के बाद उन्होंने अपनी आवाज उठाई और कहा, मैं स्वर्ग से निर्वासित अमर हूँ, जो दशकों से नश्वर लोक में भटक रहा है। मैं बस राख से उठने और उड़ान भरने के लिए सही अवसर का इंतजार कर रहा हूँ। इस बार फिर से सभी हैरान रह गए। कविता बिल्कुल भी तुकबंदी नहीं कर रही थी और पात्रों की संख्या गलत लग रही थी, लेकिन इसमें जो कलात्मक अवधारणा थी वह बहुत गहरी थी और गति असीम थी। कोई नहीं जानता था कि इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। इस समय श्री लियू ने बात की और कहा, भतीजे, इस कविता की कलात्मक अवधारणा बहुत अच्छी है और गति जबरदस्त है। मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में कड़ी मेहनत से अध्ययन करेंगे और उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। यह सुनकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन कह सकता है, मिस्टर लियू, आप अभी भी मुझे भतीजा कह रहे हैं? क्या आपको मुझे संबोधित करने का अपना तरीका नहीं बदलना चाहिए? भीड़ के बीच हंगामा मच गया। प्रत्येक ने अपनी अपनी राय दी। दूसरा नियम पारित किया गया था। झांग जियाहुआ ने झांग जियाओलोंग को अंगूठा दिया और झांग जियाओलोंग मुस्कुराया, अपना माथा पोंछते हुए जैसे कि वह पहले से ही पसीना बहा रहा हो। जब झांग शियाओलोंग फिर से लियू कियान के बेडरूम के दरवाजे पर गया, तो तीसरा सवाल उठा, यदि आप दुल्हन की तुलना किसी वस्तु से करते हैं,
तो आप उसे क्या बनाना चाहेंगे? यह एक पेचीदा सवाल है। हर कोई अलग अलग जवाब देगा और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे जवाब देते हैं। इसे एक अच्छा जवाब माना जा सकता है। यह ठीक इस प्रकार के प्रश्न हैं जो आसान लगते हैं, जिनका उत्तर देना वास्तव में सबसे कठिन है। भीड़ में से कई लोग सोच रहे थे कि वे इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। हालांकि झांग जियाओलोंग के लिए यह बहुत आसान लग रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने उत्तर दिया, मुझे आशा है कि कियान कियान स्वर्ग द्वारा मुझे दिया गया एक दर्पण है। जब मैं गलतियां करता हूँ तो मुझे याद दिलाता है और सुधारता है। मुझे आशा है कि कियान कियान स्वर्ग द्वारा मुझे दिए गए कमल के फूलों की एक जोड़ी है, जो हमेशा के लिए एक सामंजस्यपूर्ण और प्यार करने वाला जोड़ा है। मुझे आशा है कि कियान कियान एक चलने वाली छड़ी है जो मुझे स्वर्ग द्वारा दी गई है, जो हमारे बुढ़ापे में एक दूसरे का समर्थन करती है, एक साथ बूढ़ी हो रही है। झांग शियाओलोंग का जवाब इतना सरल, इतना हार्दिक था कि हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर की ओर आहें भर सकता था। लियू कियान की वास्तव में समझदार आंखें थीं। उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल रहा था। जिन लोगों ने शुरू में नाराजगी रखी थी, वे अब उसके प्रति झांग शियाओलोंग की ईमानदारी को महसूस कर रहे थे और सराहना और जयकार करने से खुद को नहीं रोक सकते थे। कमरे के अंदर लियू युएयू ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंखों में सितारे थे और लियू कियान को देखकर मुस्कुराई, जिसका चेहरा लाल हो गया था और आंखें चमक रही थी। उन्होंने कहा, बहन, बाकी सब एक पांडित्यपूर्ण विद्वान हैं, लेकिन इस भावी बहनोई ने ज्यादा स्कूली शिक्षा नहीं ली है। वह इतना पांडित्यपूर्ण कैसे हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि झांग परिवार के घर पर कुछ ही दिनों ने झांग शियाओलोंग को इतना पांडित्यपूर्ण बनने के लिए प्रभावित किया हो? क्या फर्क पड़ता होगा? लियू कियान हंसे और डांटा, तुम छोटे बदमाश, तुम हमेशा सबसे बुरी चीजें सोचते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शियाओलोंग के पास इतनी साहित्यिक प्रतिभा और परिष्कार होगा। मैंने उसे इनमें से कुछ भी नहीं सिखाया। मुझे लगा कि उनके पास इस क्षेत्र में क्षमता है। ऐसा लगता है कि मैं उसके बारे में गलत नहीं था। है युएयू, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोलते? इतना कहने के बाद उसने अपने सिर पर लाल घूंघट लगा लिया। लियू युएयू ने कहा, हाँ, मैडम। फिर उसने दरवाजा चौड़ा खोल दिया। बाहर की भीड़ ने दरवाजा खुला देखा, यह जानते हुए कि दुल्हन को स्वीकार कर लिया गया है। झांग शियाओलोंग ने कमरे में प्रवेश किया और दुल्हन की सहेली लियू युएयू के साथ ध्यान से लियू कियान, जो घूंघट पहने हुए था, को बाहर ले गया। वे एक साथ लियू परिवार के हॉल में चले गए, जहां श्री लियू पहले से ही बैठे थे। झांग शियाओलोंग और लियू कियान ने उसके सामने घुटने टेक दिए और 3 बार प्रणाम किया। अपने अभिवादन समाप्त करने के बाद श्री लियू जल्दी से खड़े हो गए और उनकी मदद की। लियू कियान पहले से ही घर छोड़ने के दर्द को महसूस करते हुए अनियंत्रित रूप से रो रहा था। अतीत में जब भी वह कहीं और जाती थी, वह हमेशा अपने घर लौट जाती थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ थी, उसकी जड़ें हमेशा यहाँ थी। इस दिन के बाद से यह उसका घर नहीं था और उसे अब लौटने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन नुकसान की भावना महसूस कर रही थी। उस जगह के बारे में सोचकर जहां वह बड़ी हुई थी, और यह जानते हुए कि उसकी माँ इसे नहीं देख सकती है, वह अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकती है। श्री लियू झांग शियाओलोंग के पास गए, जिन्होंने जल्दी से उन्हें ससुर के रूप में संबोधित किया। श्री लियू ने झांग शियाओलोंग की आंखों में देखा, लियू कियान का हाथ अपने हाथ में रखा और कहा, जियालोंग, मैं कियान कियान को आपको सौंप रहा हूँ। आपको याद रखना चाहिए कि आपने मुझे पहले क्या कहा था, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें और उसे निराश न करें।
झांग शियाओलोंग ने लियू कियान का हाथ पकड़ा और गंभीरता से कहा, ससुर, मुझे वास्तव में कियान कियान की परवाह है। बस अब से मुझे देखो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें निराश नहीं करूंगा। फिर श्री लियू लियू कियान के पास गए, उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कियान कियान, अब से आप झांग परिवार के सदस्य हैं। आपको अपने सास ससुर की अच्छी सेवा करनी चाहिए और जियालों के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस यही आशा करता हूँ कि आप एक साथ बूढ़े हो सकते हैं और जीवन भर खुश रह सकते हैं। लियू कियान ने रोते हुए कहा, मुझे पता है पिताजी, हम यह करेंगे। तब श्री लियू ने कहा, ठीक है, आपको जल्दी वापस जाना चाहिए, वे वहां इंतजार कर रहे होंगे। यह कहने के बाद झांग शियाओलोंग ने लियू कियान का हाथ पकड़ा और उसे दुल्हन की सेडान कुर्सी पर ले गया जो दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। फिर वह उठा, अपने घोड़े पर सवार हुआ और झांग शियाओहुआ को घोड़े का नेतृत्व करने के लिए कहा, जबकि लियू युएयू सेडान कुर्सी के साथ था। हाथ में सेडान कुर्सी के साथ उन्होंने बहुत शोर मचाया और धीरे धीरे लियू परिवार के गेट से गांव के प्रवेश द्वार तक चले गए। जैसे ही श्री लियू ने शादी की बारात को दूर तक जाते देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी बेटी, जिसे उन्होंने इतने लंबे समय तक पाला था, की शादी होने वाली थी। भले ही वह जल्द ही उसके साथ फिर से रहेगी, फिर भी वह एक अलग व्यक्ति होगी। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, वह झांग परिवार की सदस्य होगी। यह सोचकर श्री लियू मदद नहीं कर सके, लेकिन अपनी मृत पत्नी के बारे में सोचे। यह अफसोस की बात थी कि वह बहुत जल्दी मर गई थी और अपनी बेटी की शादी नहीं देख सकती थी। उसे उम्मीद थी कि स्वर्ग में उसकी आत्मा उसकी बेटी को शांति और खुशी का आशीर्वाद देगी। इस समय लियू काई भी आए और अपने पिता को सांत्वना देने में मदद की। पिताजी, जियालोंग एक बहुत अच्छा बच्चा है और झांग परिवार भी बहुत उचित है। मेरी बहन को परिवार में शादी के बाद कोई शिकायत नहीं होगी। इसके अलावा आप थोड़ी देर में उनके साथ आगे बढ़ेंगे, इसलिए कुछ भी होता है या नहीं यह जानने वाले पहले व्यक्ति होंगे। यह अब घर पर आपके साथ रहने वाली मेरी बहन से बहुत अलग नहीं है। श्री लियू ने आह भरी, सिर हिलाया, फिर मुड़ने और घर में वापस जाने से पहले अपना सिर हिलाया। इस बीच झांग शियाओलोंग और उनका दल दुल्हन की सेडान कुर्सी लेकर बालिगो के गांव के प्रवेश द्वार से बाहर चले गए। यह देखकर कि सूरज पहले से ही आकाश में ऊंचा था, उसने झांग जियाओहुआ और लियू युएयू से कहा, देर हो रही है, हमें जल्दी करने की जरूरत है। जियाओहुआ, तुम मेरे साथ घोड़े की सवारी करो। युएयू, तुम भी सेडान कुर्सी पर बैठो। दुल्हन की सहेलियों के लिए सेडान कुर्सियों पर सवारी करना ही सही है। दोनों ने झांग शियाओलोंग की व्यवस्था का पालन किया। एक घोड़े की सवारी कर रहा था और दूसरा सेडान कुर्सी पर। इसके बाद बारात ने अपनी गति तेज कर दी। दोपहर से पहले गोजुआंग पहुंचने की तैयारी की। जबकि झांग शियाओलोंग और झांग शियाओहुआ दुल्हन के परिवार के साथ काम कर रहे थे, बाकी शादी की पार्टी को पहले ही खिलाया और देखभाल की जा चुकी थी। यहाँ तक कि जिस घोड़े पर झांग शियाओलोंग सवार था, उसे भी ठीक से खिलाया गया था। बालिगौ छोड़ने के बाद संगीत बंद हो गया और सभी का ध्यान अब अपने रास्ते पर जाने पर था। वे मुख्य सड़क के माध्यम से लौटे, जो अब सामान्य से अधिक व्यस्त थी। लोगों को शादी की बारात में काफी दिलचस्पी थी और कई लोगों ने रास्ते में दूल्हे झांग शियाओलोंग की ओर इशारा किया और टिप्पणी की। उन्होंने दुल्हन की शक्ल के बारे में भी अनुमान लगाए। यह अफसोस की बात थी कि सेडान कुर्सी के पर्दे ढके हुए थे, अन्यथा हर कोई दुल्हन की सुंदरता की एक झलक पाने की उम्मीद में वहां देखता। अध्याय 53 मुठभेड़।
बारात ने अपनी गति तेज कर दी और थोड़ी देर यात्रा करने के बाद गो गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर पहुंच गई। झांग शियाओलुंग ने आकाश की ओर देखा और कहा, अभी भी जल्दी है। हम पहले ही आधी दूरी तय कर चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें बिना किसी समस्या के गो गांव वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। आइए थोड़ी देर आराम करें और फिर वापस आने के लिए अंतिम धक्का दें। झांग शियाओलुंग, झांग शियाओहुआ, लियू कियान और लियू युएयू के अलावा समूह में बाकी सभी लोग पैदल थे। सेडान कुर्सी वाहक का उल्लेख नहीं करने के लिए, जिन्हें लोगों को ले जाना था और पहले से ही थक चुके थे, बैंड के सदस्य भी भारी उपकरण ले जा रहे थे और पूरे रास्ते भाग रहे थे, इसलिए वे बहुत थके हुए थे। जब उन्होंने विश्राम शब्द सुना तो वे तुरंत सड़क के किनारे चले गए, घास पर बैठ गए और अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने लौकी या चमड़े की थैलियों से पानी डाला। दुल्हन की सेडान कुर्सी को कुलियों द्वारा सावधानी से सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ पर ले जाया गया, जहां कुली आराम करने गए थे। झांग शियाओलुंग उतर गया और झांग जियाओहुआ के साथ सेडान कुर्सी पर चला गया। झांग शियाओलुंग ने रकाब से 2 चमड़े के पाउच लिए, एक झांग जियाओहुआ को दिया ताकि वह पानी पी सके और दूसरे को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह सेडान कुर्सी के पास गया और अंदर के व्यक्ति से कहा, कियान कियान, क्या तुम प्यासे हो? क्या आप थोड़ा पानी चाहेंगे? लियू कियान ने बात नहीं की, लेकिन दुल्हन की सहेली लियू युएयू ने पहले बात की, बहन शायद प्यासी नहीं है। वह अभी भी पहले से जुड़वा कमल के फूलों का स्वाद ले रही है। आप अपनी दुल्हन के बारे में क्यों सोच रहे हैं? मैं अभी भी इस सेडान कुर्सी पर हूँ। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि क्या मुझे प्यास लगी है? झांग शियाओलुंग लियू युएयू से केवल कुछ ही बार मिले थे। उसने लियू कियान को यह उल्लेख करते हुए सुना था कि उसके चचेरे भाई का व्यक्तित्व सीधा था। जब लियू युएयू ने उसका मजाक उड़ाया तो उसने परवाह नहीं की और बस इतना कहा, क्या वह बड़ी बहन नहीं है? आप छोटी बहन हैं, इसलिए निश्चित रूप से मैं पहले बड़े से पूछूंगा। लियू युएयू ने जारी रखा, वहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बहनोई इतने चतुर होंगे। मैंने पहले कभी ध्यान कैसे नहीं दिया? टीएसके, मेरी बहन की आंखें वास्तव में तेज हैं। फिर उसने अपने होंठ भींचे और धीरे से पूछा, बहन, क्या तुम थोड़ा पानी लेगी? लियू कियान का सिर अभी भी लाल घूंघट से ढका हुआ था। उसने धीरे से कहा, मुझे बहुत प्यास नहीं लगी है, लेकिन आपको अभी भी अपने गले को गीला करने के लिए कुछ पीना चाहिए। यदि आप प्यासे हैं, तो आप पहले पी सकते हैं। लियू युएयू ने कहा, ठीक है, मैं पहले पीऊंगा। मैं आज सुबह उठने के बाद से आपकी चीजों में व्यस्त हूँ और मैंने पानी की एक बूंद भी नहीं पी है। मैंने अभी अभी आपके कमरे में उनसे बहुत बात की है और मुझे वास्तव में प्यास लगी है। मैं आपको पीने के बाद कुछ दूंगा। इतना कहने के बाद लियू युएयू ने दुल्हन की सेडान कुर्सी का पर्दा उठाया और उससे बाहर निकल गए। झांग शियाओलुंग सेडान कुर्सी के पास खड़ा था जब उसने लियू युएयू को बाहर आते देखा, इसलिए उसने जल्दी से उसे पानी से भरा चमड़े का बैग सौंप दिया। इस समय कई सवार मुख्य सड़क से लुज़ेन की दिशा में सरपट दौड़े। पहले 3 सभी बहुत अच्छे पीले घोड़ों की सवारी कर रहे थे। तीनों सवार गहरे रंग की त्वचा, भेड़ी आंखों और कामुक भावों के साथ बहुत समान दिखते थे। वे लगभग 40 साल के थे और बहुत चमकीले कपड़े पहने हुए थे। उनके पीछे 4 सवार साधारण लंबे घोड़ों पर सवार थे। सवारों की ऊंचाई और वजन अलग अलग था, लेकिन सभी ने काले कपड़े पहने थे और उनकी कमर पर हथियार थे। उनकी आंखें मुख्य सड़क के चारों ओर घूमती रहीं, जैसे कि वे बहुत सावधान हों।
इन लोगों ने झांग शियाओलोंग और उसके दल को दूर से सड़क के किनारे आराम करते हुए देखा, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। पास से गुजरने से पहले उन्हें थोड़ी देर के लिए देखा। संयोग से जैसे ही पहले 3 पुरुषों में से एक अपना चाबुक बजा रहा था, लियू युएयू दुल्हन की सेडान कुर्सी से उभरा, झांग शियाओलोंग द्वारा पेश की गई चमड़े की थैली ले ली और उसे एक चंचल मुस्कान दी। लियू युएयू पहले से ही काफी सुंदर थी, एक मोटी आकृति और आकर्षक आंखों के साथ। लियू कियान की दुल्हन की सहेली के रूप में वह और भी अधिक उज्ज्वल थी। झांग शियाओलोंग को मुस्कान विशेष रूप से हड़ताली नहीं लगी, लेकिन घोड़े की पीठ पर सवार आदमी की छोटी आंखों में वासना की चमक थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन एक नरम उसने तुरंत लगाम कस दी, धीरे धीरे घोड़े को धीमा कर दिया। उसके बगल में 2 लोगों ने देखा कि वह धीमा हो गया था और तुरंत पूछने के लिए मुड़ गया, दूसरा भाई, क्या गलत है? उस आदमी ने कहा, भाई, कुछ अद्भुत हुआ है। वहां पर दुल्हन की सेडान कुर्सी के बगल में महिला को देखो। सबसे बड़े भाई ने ऊपर देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने होठों को थपथपाते हुए कहा, टीएसके, वह वास्तव में बुरा नहीं है। हालांकि वह अद्वितीय अनुग्रह की सुंदरता नहीं है, फिर भी वह काफी आकर्षक है। एक अन्य व्यक्ति ने चिल्लाते हुए कहा, भाई, पिछले कुछ दिनों में आपने निश्चित रूप से लुज़ेन में रोमांटिक पलायन का अपना हिस्सा लिया है। आपने उन शब्दों का बहुत उपयुक्त उपयोग किया है। दूसरे भाई ने कहा, भाई, नए साल से पहले आपको उस शिन गांव में एक खूबसूरत महिला मिली। आपको धन और सुंदरता दोनों मिली और आपका नया साल समृद्ध रहा। मैंने देखा कि आप उसे अपनी पत्नी बनाते हैं और मुझे उसे पाने के लिए खुजली हो रही है। हालांकि लू टाउन की लड़कियां काफी आकर्षक हैं, फिर भी वे सिर्फ रात की महिलाएं हैं और लंबे समय तक नहीं टिक सकती। मुझे लगता है कि यह महिला काफी अच्छी है। कैसे हम उसे पहाड़ के गढ़ में लाएं और उसे अपनी उपपत्नी बनाएं? सबसे बड़े भाई ने कहा, नए साल से पहले वह सौदा वास्तव में एक अच्छा सौदा था। हमने सोचा कि यह सिर्फ इतना था कि उसके परिवार ने पहाड़ से गहने खोदे हैं और हम गहने ले सकते हैं। कौन जानता था कि परिवार की महिलाएं इतनी सुंदर थीं? मैं, बड़े भाई के रूप में, उन्हें कैसे जाने दे सकता था? हालांकि दूसरे भाई, हम लुज़ेन से ज्यादा दूर नहीं हैं और अभी भी मुख्य सड़क पर हैं। हमें डर है कि हमारे कार्यों से सरकार का ध्यान आकर्षित होगा। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, भाई, आप इसके बारे में अधिक सोच रहे हैं। हालांकि यह लुज़ेन से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आसपास बहुत से लोग नहीं हैं। जो किसान दुल्हन लाने आए थे, वे शहर से नहीं लगते। तो क्या हुआ अगर उन्होंने हमें लूट लिया? हमने पहले भी ऐसा किया है। हमारे काम पूरा करने के बाद हमें किसी को मारने या अपना नाम पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। वे शायद अधिकारियों को हमारी रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। आइए जितनी जल्दी हो सके पहाड़ के गढ़ पर वापस जाएं। अगर अधिकारियों को पता भी चल जाता है, तो वे हमारा क्या कर सकते हैं? दूसरे भाई ने कहा, तीसरा भाई बिल्कुल सही कह रहा है। भाई, चलो शुरू करते हैं। नेता ने इधर उधर देखा, झिझक रहा था। तीसरे भाई ने कहा, दूसरा भाई, सेडान कुर्सी के सामने जो औरत है वह तुम्हारी है, लेकिन अंदर की दुल्हन मेरे लिए है। आज मैं भी दूल्हा बनूंगा। हाँ। दूसरे भाई ने कहा, हे, मुझे यह भी नहीं पता कि सेडान कुर्सी के अंदर की महिला मोटी है या पतली, सुंदर या बदसूरत। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। इस लड़की की त्वचा गोरी और कोमल मांस है, जो मुझे लगता है कि मैं चाहता हूँ। तीसरे भाई ने कहा, दूसरा भाई, तुम यह नहीं जानते। अगर दुल्हन सुंदर नहीं है,
तो वह अपनी दुल्हन की सहेली के रूप में ऐसी अद्भुत लड़की को क्यों चुनेगी? मुझे लगता है कि दुल्हन निश्चित रूप से उससे ज्यादा सुंदर है। दूसरे भाई ने कहा। तीसरा भाई वास्तव में चतुर और तेज तर्रार है। हालांकि अगर मैंने मुड़कर तुम्हें नहीं देखा होता तो तुम आज दूल्हा कैसे बन पाते? आज रात कमरे में जाने से पहले आपको मुझे शराब के 3 बड़े कटोरे देने होंगे। तीसरा भाई बुरी तरह से हंसा। इसी तरह आइए हम सब मिलकर अपनी शादी करें। तीनों ने दूर से बात की, समय समय पर दुल्हन की सेडान कुर्सी पर नजर डालते हुए, जैसे कि उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया हो। उनके बगल में 4 लोग चुप रहे, तीनों को एक घेरे में घेर लिया, मानो यह एक सामान्य घटना हो। यह देखकर कि सबसे बड़ा भाई अभी भी झिझक रहा है, दूसरे भाई ने नाखुश होकर कहा, भाई, इसमें सोचने की क्या बात है? हम भाइयों के पास इस नए साल में हमारी सेवा करने के लिए कोई नई लड़की नहीं होगी, आपके विपरीत, जिनके बिस्तर में एक सुंदर महिला है। यह देखकर कि दूसरा भाई दुखी था और तीसरा भाई भी कोशिश करने के लिए उत्सुक था, सबसे बड़े भाई ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम कौन हैं, जिकुई के 3 भेड़िए, डरते हैं? चूंकि सबसे बड़े भाई के पास खाने के लिए मांस है, इसलिए हम भाइयों को सिर्फ सूप नहीं पीने दे सकते। चलो चलो आज एक काम करते हैं और भाइयों को कुछ मांस खाने देते हैं। इतना कहने के बाद तीनों लोगों ने अपने घोड़ों को घुमाया और झांग शियाओलोंग और अन्य लोगों की ओर बढ़ गए, जबकि अन्य 4 लोगों ने उन्हें बगल से घेर लिया। झांग शियाओहुआ ने अपना पानी पीना समाप्त कर दिया था और अपना चमड़े का थैला अपने बड़े भाई को सौंप दिया था। उसके कान बहुत तेज थे। घोड़ों के खुरों के दूर तक जाने और फिर लौटने की आवाज सुनकर उसने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि 7 लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं। वह सतर्क हो गया और जल्दी से झांग शियाओलोंग से कहा, भाई, सावधान रहो। अभी वहां से गुजरे लोगों का समूह वापस आ गया है। क्या कुछ गड़बड़ है? झांग शियाओलोंग लियू कियान और लियू यूयू से बात कर रहा था और उसने घोड़ों को गुजरते हुए नहीं देखा था। अब झांग शियाओहुआ द्वारा याद दिलाते हुए उसने तुरंत ऊपर देखा और देखा कि शिकुई के 3 भेड़िए वासना भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। उसने मन ही मन सोचा, अरे नहीं, यह फिर से क्या हो रहा है? जैसे ही वह लियू यूएयू को दुल्हन की सेडान कुर्सी पर छिपने में मदद करने वाला था, घोड़े उसके सामने सरपट दौड़ पड़े। झांग शियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी, लियू यूएयू को अपने पीछे खींच लिया, सीधा हो गया, अभिवादन में अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपके आदेश क्या है, बहादुर योद्धाओं? इस आरोप का नेतृत्व शिकुई के 3 भेड़ियों में से दूसरा था। झांग शियाओलोंग को झुकते देखकर उसने कोई जवाब नहीं दिया या अपने घोड़े को धीमा भी नहीं किया। गति का उपयोग करते हुए उसने झांग शियाओलोंग के सीने में लात मारी। हालांकि झांग जियाओलोंग ने मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वह युवा और फुर्तीला था। वह जल्दी से दरकिनार हो गया, लियू यूएयू का रास्ता साफ कर दिया। दूसरे भाई का पैर उसके कंधे के ठीक नीचे गिरा। झांग शियाओलोंग चिल्लाया और बखुद में उड़ गया, सड़क के किनारे बहुत दूर तक उतरा। उसने एक कौर खून उगल दिया और बेहोश होकर पीछे की ओर गिर गया। पानी की थैली भी एक तरफ फेंक दी गई, पानी बाहर निकल गया। अपने बड़े भाई को घायल देखकर झांग जियाओहुआ चौंक गया और दौड़ पड़ा। हालांकि जिकुई के 3 भेड़ियों में से तीसरा घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर बढ़ा और अपने चाबुक से प्रहार करने के लिए अपना हाथ उठाया। झांग जियाओहुआ ने चाबुक पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाते हुए चकमा दिया, लेकिन उस सुबह धनुष खींचने और तीर चलाने के लिए अपनी सारी ताकत का उपयोग करने से उसकी बाहों में अभी भी दर्द हो रहा था और वह कोई ताकत नहीं जुटा सका।
वह केवल असहाय होकर देख सकता था क्योंकि चाबुक ने उसके चेहरे पर प्रहार किया, उसके सिर को जितना हो सके झुका दिया। चाबुक उसके कंधे पर गिरा और झांग शियाओहुआ चिल्लाया, आ, और जमीन पर गिर गया। चाबुक ने उसकी त्वचा को डंक मार दिया और वह मदद नहीं कर सका लेकिन आंसू बहा दिया। शिकुई के 3 भेड़ियों में से दूसरे और तीसरे के सफल होने के बाद वे नहीं रुके। इसके बजाय वे सड़क के किनारे आराम कर रहे अन्य लोगों की ओर दौड़े और उन्हें कोड़े मारना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा भाई दुल्हन की सेडान कुर्सी की ओर भागा, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। इसके बजाय उसने लगाम कस ली और रुक गया। उसने दूसरे और तीसरे भाइयों को दूसरों की ओर दौड़ते हुए देखा और अपने बगल के अन्य 4 लोगों से कहा, जाओ और उनकी मदद करो। इसे जल्दी करो। अन्य 4 ने तुरंत अपनी कमर से या अपने घोड़ों पर अपने हथियार निकाले और अलग-अलग दिशाओं से क्षेत्र को घेर लिया, चिल्लाते हुए चिल्लाया, जिकुई पर्वत यहाँ व्यवसाय पर है। जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं, उन्हें तुरंत चले जाना चाहिए। मुख्य सड़क पर अभी भी कुछ लोग थे और जब उन्होंने इन लोगों को दौड़ते हुए और किसी को घायल करते देखा तो वे हैरान रह गए। कुछ व्यस्त लोग उत्साह देखने के लिए भी रुक गए, लेकिन जब उन्होंने यह सुना तो वे तुरंत पक्षियों और जानवरों की तरह तितर-बितर हो गए और घबराहट में भाग गए। शादी की बारात, जो आराम कर रही थी, गुस्से में थी जब उन्होंने देखा कि कई घुड़सवार दूल्हे और उसके सबसे अच्छे आदमी को घायल कर रहे हैं। वे खड़े होने वाले थे, अपने हथियार उठाने वाले थे और संख्याओं के साथ वापस लड़ने वाले थे जब उन्हें एहसास हुआ कि वे लोग चाकू और भाले से लैस थे और यहाँ तक कि जिकुई पर्वत के डाकू भी थे। उन्होंने अपना साहस खो दिया और हर किसी की उपेक्षा करते हुए अपने माता पिता के लिए चिल्लाने लगे, अपने बर्तन और अपने हाथों में सब कुछ छोड़ दिया और सभी दिशाओं में बिखर गए। पलक झपकते ही एक बार हलचल भरा रास्ता अब सुनसान हो गया था, सिवाय झांग शियाओलोंग को जमीन पर लेटे हुए। झांग शियाओहुआ उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। लियू युएयू घबरा रहा था और यह नहीं जानता था कि क्या करना है, और जिकुई पर्वत का आत्मसंतुष्ट और विजयी समूह जो उनकी योजना में सफल रहा था। अध्याय 54 अप्रत्याशित परिवर्तन। जब सिकुई पर्वत के लोगों ने बारात को तितर-बितर होते और भागते देखा, तो उन्होंने पीछा नहीं किया। वे जानते थे कि ये ग्रामीण डरपोक हैं और कुछ समय के लिए वापस नहीं लौटेंगे। उनका मानना था कि जब तक वे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तब तक ग्रामीण विरोध नहीं करेंगे। जब तक ग्रामीणों में लौटने का साहस होता, तब तक वे लापरवाह जीवन जीने के लिए जिकुई पर्वत पर लौट चुके होते। दुल्हन की सेडान कुर्सी के अंदर लियू कियान को इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ था। लियू युएयू के जाने की बात सुनने के बाद उसने झांग शियाओलोंग के शब्दों को सुना और महसूस किया कि कोई आ रहा है। तभी उसने झांग शियाओलोंग की चीख पुकार सुनी और उसके दिल में दर्द हुआ। वह सेडान कुर्सी से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन स्थानीय रिवाज के अनुसार दुल्हन कक्ष में प्रवेश करने से पहले अपना लाल घूंघट नहीं हटा सकती है, इसलिए वह झिझक रही थी। फिर झांग शियाओलोंग चुप हो गया और उसने झांग शियाओहुआ की चीख सुनी। उसके बाद जिकुई पर्वत के लोगों की चीखें सुनाईं। वह तुरंत जानती थी कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने खुद को मजबूत किया, अपना लाल घूंघट फाड़ दिया, सेडान कुर्सी का पर्दा उठाया और बाहर निकल गई। जिस चीज ने उसका स्वागत किया वह लियू युएयू के कांपते कंधे और जिकुई पर्वत के नेता की कामुक, अफसोसपूर्ण आंखें थी। लियू कियान, जो अब झांगजिया वेल के पानी से पोषित है, लियू युएयू से पूरी तरह से अलग स्तर पर था। उसकी त्वचा जेड की तरह चिकनी थी, उसकी भौहें नाजुक थीं और उसकी बादाम की आंखें आकर्षक थीं। अगर उसे कुछ महीने पहले स्थानीय बदमाशों द्वारा विशेष रूप से सुंदर नहीं माना गया था,
तो वह अब एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। उसकी बदलती आभा विशेष रूप से मनोरम थी, जैसे कोई परी पृथ्वी पर उतरे। अगुआ पछताए बिना नहीं रह सका। यह फूल उसके तीसरे भाई ने तोड़ा था और उसे संदेह था कि तीसरा भाई जाने देगा। उसे आखिरकार लाभ कमाने का मौका मिल गया, लेकिन अफसोस, लियू कियान ने जिक्वी पर्वत के नेता को नजरअंदाज कर दिया और लियू युएयू को आराम नहीं दिया। इसके बजाय वह झांग शियाओलोंग की जांच करने के लिए दौड़ी, जो बेहोश हो गया था। इस समय झांग शियाओहुआ भी उठ खड़ी हुई, अपने शरीर पर जलन के दर्द को सहन करते हुए, अपने आंसू गिरने से बचाने के लिए अपने दांत भींच लिए और अपने बड़े भाई की ओर कदम दर कदम चल दिया। इस समय झांग जियाओहुआ के मन में कोई अन्य विचार नहीं था। जो बीज लंबे समय से उसके दिल में पक रहा था, वह खिल गया और फल दे चुका था। उसने अपना मन बना लिया था कि वह अब दूसरों के शिकार होने के इस जीवन को नहीं जिएगा। अगर वह आज बच गया, तो वह भविष्य में केवल एक ही रास्ता चुनेगा, और वह था मार्शल आर्ट सीखना। अपने परिवार और दुनिया के उन लोगों की सुरक्षा के लिए पूर्ण बल का प्रयोग करें, जिन्हें सुरक्षा की आवश्यकता है। हमें फिर कभी किसी को अपनी गरिमा या अपने परिवार की खुशी को रौंदने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस समय हमारा छोटा फूल बदल गया है, परिपक्व हो गया है और जीवन में अपना उद्देश्य पा लिया है। हालांकि संकट खत्म नहीं हुआ था, लेकिन झांग जियाओहुआ को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह जानता था कि परिणाम कितना भी दुखद क्यों न हो, समय हमेशा बीतता रहेगा और अंततः आएगा। वह बहादुरी से इसका सामना करेगा, भले ही इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़े। वेस्ट एमराल्ड माउंटेन के लोग इस बात से अनजान थे कि उनके कार्यों ने मार्शल दुनिया के विकास को बढ़ावा दिया था। इस समय वे अहंकार से वापस आ रहे थे, उस पुरस्कार को जब्त करने के लिए तैयार थे जिसका दावा पहले ही किया जा चुका था। लियू कियान झांग शियाओलोंग के पास दौड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और दिल के दर्द से उसकी खून से सनी छाती को देखा। उसने सावधानी से उसका सिर उठाया और उसे अपनी छाती पर रखा, झांग शियाओलोंग के फिल्ट्रम को अपने नाखूनों से जोर से दबाया। लियू कियान रोया नहीं। वह अपनी स्थिति को जानती थी। कोई भी शक्तिहीन कार्रवाई केवल खलनायकों को और अधिक अहंकारी बना देगी। शायद उसका भाग्य पहले ही सील हो चुका था। उसे अपने प्रेमी को भी अलविदा कहना पड़ा। जब झांग शियाओहुआ झांग शियाओलोंग की तरफ लड़खड़ा गया, तो झांग शियाओलोंग ने पहले ही अपनी आंखें थोड़ी खोल ली थी। उसने अपनी दुल्हन को बेबसी से देखा, बेहद क्रोधित महसूस कर रहा था। हालांकि उसने बिना एक शब्द कहे उसे घायल कर दिया था, लेकिन वह अब जाग रहा था और स्वाभाविक रूप से उसके इरादों को जानता था। लेकिन वह विरोध करने के लिए क्या कर सकता था? उसने कठिनाई से चारों ओर देखा। सड़क के किनारे और खेतों में केवल चीजें बची थी, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अंदर ही अंदर आह भरी। उसका हाथ, जो अभी अभी ठीक हुआ था, कंधे में फिर से अव्यवस्थित हो गया था और वह उसे हिला नहीं सकता था। उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल उस हाथ को पकड़ने के लिए किया जो उसके फिल्ट्रम को चुटकी ले रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखें मिली, गहरे प्यार और अंतहीन आक्रोश से भर गईं। अपने प्यारे बड़े भाई और अपनी स्नेही भाभी को देखकर झांग शियाओहुआ को यह देखकर दिल का दर्द महसूस हुआ। जब लियू युएयू ने झांग शियाओलोंग को जागते देखा, तो वह जल्दी से भाग गई, जैसे कि यह यहाँ सुरक्षित हो। जिक्वी पर्वत के नेता ने उसे नहीं रोका और धीरे धीरे भी सवार हो गया। दूसरों ने भी अपने घोड़ों को धीरे धीरे घेरते हुए आगे बढ़ने का आग्रह किया। शिकुई माउंटेन के तीसरे भाई ने अपनी सवारी का चाबुक लहराया, उसकी नज़र लियू कियान पर टिकी थी।
जिसने शादी का गाउन पहना हुआ था। वह अविश्वसनीय रूप से प्रसन्न महसूस कर रहा था। यह यात्रा सार्थक थी। उसने बिना उंगली उठाए इतनी खूबसूरत महिला हासिल कर ली थी और उसकी भविष्य की खुशी असीमित होगी। शिकुई माउंटेन के दूसरे भाई ने लियू कियान को देखा। उसका दिल ईर्ष्या से भर गया। उसे अपने तीसरे भाई को पहले वहां पहुंचने देने पर गुप्त रूप से पछतावा हुआ। हालांकि लियू युएयू का पीला चेहरा देखकर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। फिर उसने अपने सबसे बड़े भाई की लालची अभिव्यक्ति पर एक नज़र डाली और राहत महसूस किए बिना नहीं रह सका। यह दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। कौन जानता था कि पहाड़ पर लौटने के बाद वह किसकी होगी? उसके लिए इसमें शामिल न होना सबसे अच्छा था। सभी को इधर-उधर भीड़ करते देखकर लियू युएयू ने अपनी बाहों को पार किया और कांपते हुए पूछा, क्या आप क्या करने जा रहे हैं? पश्चिम कुइशान के दूसरे भाई ने कहा, हम कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन आज इस छोटे भाई को दूल्हे के रूप में देखकर हमें खुजली होती है। हम दूल्हे बनना चाहते हैं और इसे आजमाना चाहते हैं। इसके बारे में क्या खरीद? और बहन, आपको दुल्हन के रूप में देखकर क्या आप भी स्वाद नहीं लेना चाहते? आज रात चलो सब एक साथ दुल्हन के कक्ष में चलते हैं। परिणाम को पहले से ही जानते हुए लियू युएयू दूसरे पक्ष का सकारात्मक उत्तर सुनकर अवाक रह गया। वह केवल डर के साथ हकलाती थी, आप। लियू कियान का चेहरा भी चादर की तरह सफेद था। वह घबरा गई थी। केवल अपने प्रेमी का हाथ पकड़कर ही वह कांपना बंद कर पाई। झांग शियाओलोंग ने कमजोर रूप से कहा, नायकों, लुज़ेन में अनगिनत सुंदरियां हैं। मेरी पत्नी का रूप संभवतः आपका ध्यान कैसे पकड़ सकता है? यदि आप हमें आज जाने दे सकते हैं, तो हम निश्चित रूप से भविष्य में अपनी सारी संपत्ति जिकुई पर्वत को दे देंगे। पश्चिम कुइशान का तीसरा भाई जोर से हंसे और कहा, आपकी पत्नी हमारे लिए बहुत आकर्षक है। उसे पाना आपका सौभाग्य है। यदि आप जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है और उसे हमारे साथ आने दे, तो हम आपकी जान बचा सकते हैं। अन्यथा हम सब आपके सिर काट देंगे और आप कभी भी दूसरी पत्नी नहीं ढूंढ पाएंगे। पश्चिम कुइशान के दूसरे भाई ने भी हंसते हुए कहा, आपकी उपस्थिति को देखते हुए आप एक धनी परिवार से नहीं हैं। आपके पास सोने और चांदी के कौन से गहने हो सकते हैं जो हमें लुभाएं? आपको बस आज्ञाकारी रूप से इसे देना चाहिए। तभी घोड़े पर सवार एक और व्यक्ति मुख्य सड़क पर दूर से सरपट दौड़ता हुआ आया। जिकुई पर्वत के लोगों ने दूर से खुरों की आवाज सुनी और ऊपर देखा। यह देखकर कि यह सिर्फ एक व्यक्ति था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। केवल नेता ने भौहें चढ़ा दी और कहा, उनसे बहस करने की जहमत क्यों उठाओ? बस उस व्यक्ति को पकड़ो और चले जाओ। लोग समय समय पर इस मुख्य सड़क से गुजरते हैं। लोगों के एक बड़े समूह से मत भागो। अगर वे जाने नहीं देते हैं, तो बस उनके सिर काट दें। यह सुनकर दूसरे और तीसरे भाई सीधे हो गए और तुरंत सहमत हो गए। अपने घोड़ों से कूद गए और क्रमशः लियू युयू और लियू कियान की ओर दौड़ पड़े। बुरे लोगों को अपनी भाभी की ओर भागते हुए देखकर झांग जियाओ हुआ तुरंत उनके सामने आ गया। जिकुई माउंटेन का तीसरा भाई बाहर पहुंचा और झांग जियाओ हुआ को बिजली की गति से गर्दन से पकड़ लिया, फिर उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। फिर उसने लियू कियान का हाथ पकड़ा और उसे घोड़े की ओर खींच लिया। झांग शियाओलोंग ने लियू कियान का हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन वह जिकुई पर्वत के तीसरे भाई को हिला नहीं सका। वह असहाय रूप से देखता रहा क्योंकि लियू कियान का हाथ उसकी पकड़ से फिसल गया और उसका अपना हाथ उसकी छाती पर गिर गया, किसी कठिन चीज से टकरा गया। अचानक झांग शियाओलोंग की आंखें चमक उठीं, मानो उसे कुछ याद आ गया हो।
वह चिल्लाया, साथी नायकों, मेरे पास मिस्टी संप्रदाय के रिश्तेदार हैं और मेरे पास सबूत के रूप में यहाँ एक टोकन है। हम सभी मार्शल वर्ल्ड के लोग हैं। क्या आप कृपया मुझे कुछ चेहरा दे सकते हैं? मिस्टी संप्रदाय, जिकुई पर्वत का समूह दंग रह गया। दूसरे और तीसरे भाइयों ने झांग शियाओलोंग का हाथ छोड़ दिया और लियू कियान और लियू युएयू जल्दी से झांग शियाओलोंग के पक्ष में लौट आए। मुख्य सड़क पर घोड़े पर सवार व्यक्ति उसी समय उनके पास से गुजर रहा था। वह यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और सड़क के किनारे हंगामे पर ध्यान नहीं दे रहा था। जब उसने मिस्टी संप्रदाय सुना तो उसके कान फड़क उठे और उसने अपने घोड़े को धीमा कर दिया। हालांकि जिकुई पर्वत के समूह का ध्यान झांग जियाओलोंग पर केंद्रित था और उसने उस पर ध्यान नहीं दिया। जिकुई पर्वत के नेता ने अपने घोड़े से छलांग लगाई, झांग शियाओलोंग के पास चला गया और कहा, टोकन कहाँ है? मुझे इसे देखने दो। झांग शियाओलोंग ने जल्दी से अपने बरकरार हाथ का इस्तेमाल करके उस टोकन को श्रमसाध्य रूप से बाहर निकाला जो उसने अनजाने में अपनी जेब में रखा था और उसे सौंप दिया। शी कुइशान के नेता ने दोनों पक्षों की सावधानीपूर्वक जांच करते हुए इसे सावधानी से लिया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसने लापरवाही से इसे दूसरे और तीसरे भाइयों को दे दिया, जिन्होंने भी इसकी बहुत सावधानी से जांच की। फिर समान रूप से गंभीर भावों के साथ उन्होंने नेता को टोकन सौंप दिया। तीनों ने एक नजर डाली, उनकी आंखें क्रूरता से चमक रही थी और चुप रहे। फिर नेता ने टोकन को अपनी जेब में भर लिया, दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराते हुए, और कहा, यह किस तरह का बकवास टोकन है? आप लकड़ी के ढेर से उठाई गई जलाऊं लकड़ी के टुकड़े को टोकन कहने की हिम्मत करते हैं? क्या आप यह भी जानते हैं कि मिस्टी संप्रदाय क्या है? आप यह भी कहने की हिम्मत करते हैं कि आपके यहाँ रिश्तेदार हैं। ठीक है, मैं मूल रूप से आपके जीवन को बख्शने जा रहा था, लेकिन अब हम आप पर एक एहसान करेंगे और आपको अंडरवर्ल्ड में आराम करने के लिए भेजकर आपके परिवारों को कुछ भोजन बचाएंगे। इस समय झांग शियाओहुआ जमीन से उठ खड़ी हुई, अपने बड़े भाई के पास गई और दांत पीसते हुए कहा, तुम वास्तव में मुझे चुप कराने के लिए मुझे मारना चाहते थे? पश्चिम कुई पर्वत के तीसरे भाई ने दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टी संप्रदाय बहुत दूर है। अगर हम तुम्हें मार डालेंगे तो कौन जानेगा कि यह हम ही थे। आपको सपने में उनसे मिलना चाहिए। इतना कहने के बाद उसने अपना हाथ लहराया और उसने और पश्चिम कुइशान के दूसरे भाई ने लियू कियान और लियू युएयू को फिर से घसीटा। अन्य 4 लोगों के पास हथियार थे और वे हिंसा करने वाले थे। इस महत्वपूर्ण क्षण में पीछे से एक आवाज आई, किसने कहा कि मिस्टी संप्रदाय बहुत दूर है? एक पुरानी कविता है जो इसे अच्छी तरह से कहती है, बहुत दूर अभी तक आपकी आंखों के सामने। जिकुई पर्वत के समूह ने मुड़कर देखा कि यह वही व्यक्ति था जो अभी अभी दूर से आया था। उन्हें लगा कि वह बहुत दूर चला गया है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी सड़क के किनारे खड़ा था। वह आदमी लंबा और सुंदर था, भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था, उसकी कमर पर तलवार लटकी हुई थी। एक्साइसीयुआई पर्वत के नेता ने नवागंतुक को घोड़े पर सवार होकर आते देखकर जल्दी से झुकने के लिए आगे बढ़ा और कहा, मैं जिकुई पर्वत का सानलांग हूँ, यहाँ किसी काम से। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? वह आदमी मुस्कुराया और अभिवादन का जवाब देते हुए कहा, मैं मिस्टी संप्रदाय से लू यूमिंग हूँ। ग्रीटिंग। मैंने सुना है कि मेरा एक रिश्तेदार यहाँ है, इसलिए मैं उससे मिलने आया था। टोकन कहाँ है? कृपया मुझे देखने की अनुमति दें। जिकुई पर्वत के नेता ने कहा, यंग मास्टर लू, आपने गलती की है। यह व्यक्ति आपके संप्रदाय का रिश्तेदार कैसे हो सकता है?
उसने सिर्फ नकली टोकन के साथ किसी का प्रतिरूपण करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इसे छीन लिया। यंग मास्टर, आपको अब इसे देखने की जरूरत नहीं है। लू यूमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है या झूठ, यह मेरे मिस्टी संप्रदाय पर निर्भर है कि वह फैसला करे। कृपया मुझे अपने लिए देखने दे। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर यह मिस्टी टोकन नहीं है तो मैं तुरंत छोड़ दूंगा। अध्याय 55 हत्या। यह देखकर कि उसे कोई बहाना नहीं मिल रहा है, जिकुई पर्वत के नेता ने आज्ञाकारी रूप से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं यंग हीरो लू, मैं इसे तुरंत आपके लिए लाऊंगा। इतना कहने के बाद उसने एक पल के लिए अपनी जेब में खंगाला, टोकन निकाला और ध्यान से लू यूमिंग को सौंप दिया। लू यूमिंग ने बिना एक शब्द कहे जिकुई पर्वत के नेता की हरकतों को देखा। उसे सौंपे गए टोकन को देखकर वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसी पल कुछ अप्रत्याशित हुआ। लू यूमिंग को टोकन सौंपने के बाद नेता ने अपना हाथ नहीं हटाया, इसके बजाय उसने अचानक गति तेज कर दी और उसे फिर से आगे बढ़ा दिया। हालांकि इस बार उसके पास टोकन नहीं, बल्कि एक छोटा खंजर था। खंजर की नोक सूरज की रोशनी में नीली चमक रही थी, जो स्पष्ट रूप से एक शक्तिशाली जहर से लेपित थी। खंजर का उद्देश्य लू यूमिंग के गले या छाती महत्वपूर्ण क्षेत्रों बल्कि उस हाथ पर था जिसे अभी अभी टोकन मिला था। ऐसा लग रहा था कि जिकुई पर्वत के नेता को खंजर पर जहर पर बहुत भरोसा था, केवल लू यूमिंग के हाथ पर घाव करने की उम्मीद थी। उम्मीदें अधिक थी और लक्ष्य करीब थे, लेकिन मिस्टी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना जिकुई पर्वत के उजाड़ पहाड़ों के मार्शल कलाकारों से कैसे की जा सकती थी। लू यूमिंग ने अपनी कलाई घुमाई और टोकन ने उसके हाथ में दिशा बदल दी। टोकन का किनारा जिकुई पर्वत नेता के पल्स पॉइंट पर बह गया। जिकुई पर्वत के नेता को अपनी कलाई में सुन्नता महसूस हुई और खंजर उसके हाथ से गिर गया। लू यूमिंग नहीं रुका, बल्कि टोकन के सामने वाले हिस्से को खंजर के हैंडल की ओर घुमा दिया। जहरीला खंजर धनुष से निकले तीर की तरह उड़ गया, जो तेजी से जिकुई पर्वत नेता के चेहरे की ओर बढ़ रहा था। दोनों पहले से ही करीब थे और खंजर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि इससे पहले कि जिकुई पर्वत नेता प्रतिक्रिया दे पाता, खंजर ने उसके माथे को पॉप से छेद दिया। उसने लू यूमिंग को अविश्वास से देखा, फिर जमीन पर गिर गया। उसके माथे पर कालापन तेजी से उसके चेहरे और फिर उसकी गर्दन और शरीर तक फैल गया। हालांकि इस समय तक जिकुई पर्वत नेता का शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और वह लंबे समय से होश खो चुका था। जब लू यूमिंग ने देखा कि खंजर पर जहर कितना शक्तिशाली था, तो वह ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। फिर उसने दूसरों की ओर देखा। चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थी, इसलिए टोकन को देखना या न देखना व्यर्थ था। वास्तव में जैसे ही जिकुई पर्वत का नेता अपना टोकन निकालने के लिए अपनी जेब में पहुंचा, अन्य दो भेड़ियों ने भी अपने घोड़ों से अपने हथियार लेने का अवसर लिया। वे सभी चौड़ी तलवारें ले जा रहे थे। अब जब उन्होंने अपने नेता को मरा हुआ देखा, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने बगल के 4 गार्डों को बुलाया, दहाड़ते हुए और आगे बढ़े। लू यूमिंग 2 लोगों के हमलों से घबराए नहीं। उसने शांति से वापस लड़ने के लिए अपने आंदोलन कौशल का इस्तेमाल किया। उसकी आंखें कभी-कभी अन्य 4 पर नजर डालती थी, जो झिझक रहे थे कि कोई कदम उठाना है या नहीं। 4 व्यक्ति नेता के निजी रक्षक थे और हमेशा उनके आदेशों का पालन करते थे। अब जब उनका नेता मर चुका था और उनका प्रतिद्वंद्वी इतना मजबूत था, तो वे स्वाभाविक रूप से पीछे हटना चाहते थे। हालांकि गढ़ के दूसरे और तीसरे नेता अभी भी जीवित थे और उन्होंने उन्हें एक कदम उठाने के लिए भी कहा, इसलिए वे झिझके।
यह देखकर कि चारों गार्डों ने आगे बढ़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया, लू यूमिंग बहुत खुश हुआ। हालांकि वह अपने मार्शल आर्ट कौशल से 7 विरोधियों को आसानी से टक्कर दे सकता था, फिर भी उसे काफी डर था कि कहीं कोई अचानक उस जहर का इस्तेमाल न कर सके जिसका इस्तेमाल उसने अराजकता में किया था। इसलिए उसने इधर-उधर घूमना बंद कर दिया और इसके बजाय अपनी तलवार खींच ली और अपनी श्रमसाध्य अभ्यास की गई 7 तलवारों को बाहर निकालने के लिए इशारा किया, जिसका लक्ष्य थोड़े समय में अपने विरोधियों को खत्म करना था। मिस्टी संप्रदाय के कौशल वास्तव में असाधारण थे। कुछ ही चालों में उसने जिकुई पर्वत के 2 भेड़ियों को पूरी तरह से असहाय कर दिया। यह देखकर कि उनके पास कोई मदद नहीं थी और वे सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिकुई पर्वत के 2 भेड़िए तुरंत एक खतरनाक आवाज में चिल्लाए, आप अभी तक एक कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? अन्यथा जब आप गढ़ में लौटेंगे तो आपको परिवार के नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। परिवार के नियमों को सुनकर चारों गार्डों के पास अपने हथियार पकड़ने और मदद के लिए आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी लू यूमिंग ने एक लंबी हंसी छोड़ी और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। इसके साथ उसने अपनी तलवार की पकड़ मजबूत कर ली। उसकी तलवार की नोक शिकुई पर्वत के दूसरे भाई के ब्लेड को विक्षेपित कर रही थी। लंबी तलवार आगे बढ़ी, टिप सीधे उसके गले पर निशाना साधी। जब तक उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने चकमा देने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लू यूमिंग की तलवार की नोक शिकुई पर्वत के दूसरे भाई के गले को छू गई और फिर पीछे हट गई, जिससे लाल रंग के खून का केवल एक छोटा सा धब्बा रह गया। शिकुई पर्वत का दूसरा भाई अवाक पड़ा और जमीन पर गिर गया। लू यूमिंग की उत्कृष्ट तलवारबाजी को देखकर जिकुई पर्वत के तीसरे भाई को अपने दिल में ठंडक महसूस हुई और उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया, भागने के लिए मुड़ गया। लू यूमिंग उसे कैसे भागने दे सकता था? उसने पीछे से उसे पकड़ने के लिए अपने ईथर कदमों का इस्तेमाल किया, अपना हाथ उठाया और उसकी पीठ में छुरा घोंप दिया। तलवार बहुत गहराई तक नहीं घुसी, लेकिन उसने उसके दिल को छेद दिया। तब उसने तलवार वापस ले ली और तीसरा भाई भूमि पर गिर पड़ा। लू यूमिंग ने तलवार पर खून को देखा, अपना सिर हिलाया और नाराज लग रही थी। अन्य 4 गार्ड, जिनका इसमें शामिल होने का कोई इरादा नहीं था, ने तुरंत अपने हथियार फेंक दिए, जमीन पर घुटने टेक दिए और बार बार प्रणाम करते हुए चिल्लाए, हीरो, हमारी जान बख्श दो। जब उन्होंने देखा कि लू यूमिंग ने जिकुई पर्वत के 3 भेड़ियों को मार डाला है, लू यूमिंग ने घुटने टेकने वाले 4 लोगों को नजरअंदाज कर दिया और झांग शियाओलोंग और अन्य लोगों के पास चला गया। उसने अपने वस्त्रों से टोकन निकालने से पहले कुछ देर तक उन्हें देखा, उसकी बारीकी से जांच की और भौहें चढ़ा दी। फिर उसने झांग शियाओलोंग से पूछा, आप में से कौन जूनियर सिस्टर जू का रिश्तेदार है? झांग शियाओलोंग ने लू यूमिंग की ओर देखा और कठिनाई से कहा, मुझे क्षमा करें, यंग हीरो लू, हम में से कोई भी हीरोइन जू से संबंधित नहीं है। लू यूमिंग ने और भी गहराई से भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में पूछा, फिर आपको यह टोकन कहाँ से मिला? यह देखकर कि उसके बड़े भाई को बोलने में कठिनाई हो रही थी और लियू कियान और लियू युएयू अभी भी सदमे में थे, झांग शियाहुआ ने हस्तक्षेप किया, मास्टर लू, यहाँ क्या हुआ? इसके बाद उसने विस्तार से बताया कि नए साल के दौरान लुजेन में क्या हुआ था। यह सुनने के बाद लू यूमिंग मुस्कुराया और पूछा, क्या आप जूनियर सिस्टर जू से मिले हैं? झांग जियाहुआ ने कहा, हम लेडी जू से मिले हैं, लेकिन उसने घूंघट पहना था, इसलिए हमने उसका चेहरा कभी नहीं देखा और नहीं जानते थे कि उसका उपनाम जू था। लू यूमिंग ने सहमति में सिर हिलाया। वह उस दिन वेन वेनहाई और जू किंग की लुजेन यात्रा के बारे में जानता था,
लेकिन वह झांग शियाओलोंग और अन्य लोगों से जुड़ी घटना से अनजान था। हालांकि झांग जियाहुआ के विवरण के आधार पर यह सच लग रहा था। मिस्टी संप्रदाय के टोकन को हमेशा सख्ती से प्रबंधित किया गया था और जू किंग का टोकन को पीछे छोड़ने का निर्णय निस्संदेह सुरक्षा के लिए था। वह खुश था कि वह इस घटना पर ठोकर खा गया था। वह इसे बाद में अपनी छोटी बहन किंग को समझा सकता था और शायद उसका पक्ष भी हासिल कर सकता था। यह सोचकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। यह सोचकर लू यूमिंग ने आगे कदम बढ़ाया और झांग शियाओलोंग की चोटों की सावधानीपूर्वक जांच की। सबसे पहले उसने झांग शियाओलोंग की अव्यवस्थित भुजा को सेट किया और फिर उसने अपनी जेब से कुछ गोलियां निकालीं और झांग शियाओलोंग को उन्हें निगलने के लिए कहा। बेचारी झांग शियाओलोंग को पिछली बार लियू कियान को बचाने से बहुत चोटें आई थी और अब लियू कियान से शादी करने से पहले ही वह फिर से घायल हो गया था। प्रत्येक चोट पिछली की तुलना में अधिक गंभीर थी। हालांकि इस बार उसकी कोई हड्डी नहीं टूटी थी, लेकिन मां ली से मिली किक ने उसे गंभीर आंतरिक चोटें पहुंचाई थी। वह आधे साल तक आराम किए बिना ठीक नहीं हो पाएगा। बेशक लू यूमिंग को कुएं के पानी की घटना के बारे में पता नहीं था। वह केवल झांग शियाओलोंग को अगले 6 महीनों तक अच्छी तरह से आराम करने के लिए कह सकता था। झांग शियाओलोंग के मामले को समाप्त करने के बाद लू यूमिंग ने अपने बगल में घुटने टेकने वाले 4 गार्डों को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनसे कैसे निपटा जाए। 4 आदमी जानते थे कि लू यूमिंग उन्हें देख रहा था और यह उनके भाग्य का फैसला करने का क्षण था, इसलिए उन्होंने तुरंत फिर से प्रणाम करना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ के माथे से खून भी बह रहा था। झांग जियाहुआ ने बगल से देखा और उनके लिए बहुत खेद महसूस किया। लू यूमिंग को झांग जियाहुआ की आंखों में अनिच्छा दिखाई दी और उसने मुस्कुराते हुए पूछा, जियाहुआ, आपको क्या लगता है कि हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? जब झांग जियाहुआ ने लू डैक्सिया को उससे एक सवाल पूछते देखा, तो वह असहज दिखे और फुसफुसाए, चूंकि उन्होंने हमें या किसी और को चोट नहीं पहुंचाई, मुझे लगता है कि हमें उन्हें जाने देना चाहिए। लू यूमिंग ने उसे दिलचस्पी से देखा और कहा, क्या आपको उन्हें झुकते हुए देखकर खेद है? झांग शियाहुआ शर्मा गया और कहा, हाँ, उन्हें वहां घुटने टेकते हुए और बार बार झुकते हुए देखकर यह वास्तव में दयनीय है। लू यूमिंग की मुस्कान फीकी पड़ गई और उसने कहा, जो हुआ, यह याद रखें, हमेशा एक कारण होता है कि कोई दयनीय क्यों होता है। वे अभी लोगों को चोट पहुंचाने के लिए तैयार नहीं थे। सबसे पहले उनके सरदार ने हत्या करने का आदेश नहीं दिया था और दूसरा, यह एक बड़ी घटना है और हत्या से उन्हें बहुत परेशानी होगी, जिसे वे शायद उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अगर यह उनके सरदार को अब नहीं मारा गया होता, लेकिन मुझे, क्या आपको लगता है कि वे अभी भी इतने दयनीय होते? क्या आपको लगता है कि वे आपकी जान बख्श देंगे? झांग जियाहुआ ने सोच समझकर सिर हिलाया। लू यूमिंग ने जारी रखा, क्या आप जानते हैं कि बुराई को पूरी तरह से मिटाने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है बुराई को पूरी तरह से खत्म करना और उसका कोई निशान न छोड़ना। अगर मैं उन्हें आज जाने दूं, तो वे कल आपके लिए मुसीबत ढूंढने आ सकते हैं और फिर आपके पास आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचेगा। झांग शियाहुआ के बारे में लू यूमिंग की फटकार सुनकर चारों लोगों ने ऊपर देखा, नजरों का आदान प्रदान किया और तुरंत तितर बितर हो गए और भाग गए, जिससे उनकी पिछली अस्त व्यस्त स्थिति का कोई निशान नहीं दिख रहा था। लू यूमिंग झांग शियाहुआ की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, प्रतीत होता है कि तैयार था। उसने सबसे पहले जिकुई पर्वत से 2 भेड़ियों की चौड़ी तलवारें उठाईं, प्रत्येक हाथ में एक, और एक तेज गति के साथ, ब्लेड, जैसे इंद्रधनुष सूरज को छेदते हुए,
सीधे दो पुरुषों की पीठ पर निशाना साधते हुए उन्हें धड़ाम से छेदते हुए उनकी गति कम नहीं हुई, आगे की ओर जोर दिया और मजबूती से खुद को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही लू यूमिंग ने चौड़ी तलवारें फेंकीं, उसने तुरंत उनमें से एक का पीछा करने के लिए अपने हल्केपन के कौशल का इस्तेमाल किया। पलक झपकते ही अपनी पीठ तक पहुंच गया। लू यूमिंग ने हाथ बढ़ाया और अपनी तलवार उस आदमी के दिल में गहराई तक घुसा दी। तलवार वापस लेने के बाद उसने दूसरे आदमी का पीछा करने से पहले अपने घाव की जांच भी नहीं की। मृत गार्ड ने जमीन पर गिरने से पहले कुछ और कदम उठाए। ऐसा लग रहा था कि आखिरी गार्ड के पास उत्कृष्ट हल्कापन कौशल था। जब तक लू यूमिंग ने पीछा किया तब तक वह दर्जनों फीट दूर भाग चुका था। लू यूमिंग ने एक गहरी सांस ली, अपनी गति तेज कर दी और उस आदमी की ओर उड़ गई जैसे कि वह उड़ रही हो। कुछ ही देर में उसने उसे पकड़ लिया। उस आदमी को लग रहा था कि लू यूमिंग ने पकड़ लिया है और उस पर एक छिपा हुआ हथियार फेंक दिया है। लू यूमिंग ने इसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने छिपे हुए हथियार को चकमा देते हुए हवा में कलाबाजी करने के लिए एक पैर का इस्तेमाल किया। फिर हवा के बीच में उसने अपना शरीर फैलाया और अपनी तलवार उस आदमी के सिर में डाल दी। हालांकि वे झांग जियाओलोंग और अन्य लोगों से काफी दूर थे, फिर भी झांग जियाहुआ ने उस क्षण को स्पष्ट रूप से देखा जब तलवार ने गार्ड के सिर को छेद दिया। लू यूमिंग ने आखिरी गार्ड को मार डाला, फिर अपने मूल स्थान पर वापस लौट आया। झांग शियाहुआ की गूंगी अभिव्यक्ति को देखकर उसने अपना सिर हिलाया, मृत व्यक्ति के शरीर पर लगे कपड़ों से खून टपकने वाली तलवार को साफ किया और फिर उसे बैकहैंड से म्यान कर दिया। लू यूमिंग झांग शियाओलोंग और अन्य लोगों के पास गया, जो भी अवाक रह गए थे, और उन्हें फिर से मिस्टी संप्रदाय का प्रतीक सौंपते हुए कहा, आपको यह टोकन रखना चाहिए, यह बाद में काम आ सकता है।